निवेशक जो है ना, मैं आपको बताऊं, जब कुछ चीज़ अच्छी होती है ना तो वो कहीं ना कहीं से एक निगेटिव नहीं जाती है, उसमें उलझ जाता है। जब तक के हम हवा में उड़ते हैं तब तक के कहानी बन जाती है। वो कहानी हमारे से बहुत आसान तरीके से है। किसी भी चीज़ को इतनी शिद्दत से ना देखना बाजार के अंदर कि कायनात भी कहे कि अब ये चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे कि इकरा ने भारतीय एयरलाइंस जैसे इंडिगो, आकाशा, एयर इंडिया, स्पाइसजेट की जो भी चीज़ें हैं उसको अलग तरीके से आका, और वो रुपया का मूल्य गिरना, डॉलर का बढ़ना, युद्ध होना, इस तरीके से अन्य चीज़ों के साथ उसने कहा कि कहीं ना कहीं इनका घाटा ना, भारतीय एयरलाइंस का घाटा 38,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। उस पे बारे में बात करेंगे क्योंकि ये तो एक निगेटिव चीज़ हो गई है। और इकरा जो अपनी विश्लेषण करता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ खोज कर ही करता है। दूसरी बात करेंगे युद्ध की, क्योंकि युद्ध जहां समझौते के अंदर बढ़ रहा था, नेक्स्ट समझौता होने वाला था, अब दोनों तरफ से युद्ध की न्यूज़ निकल कर आ रही है, उस नीतियों को समझेंगे। दूसरी बात करेंगे हम रिलायंस इंफ्रा की मुसीबत बढ़ रही है, और रिलायंस इंफ्रा से आर पावर अनिल अंबानी जी की भी मुसीबत बढ़ती जा रही है, क्योंकि सेबी ने रिलायंस इंफ्रा की निपटान, जो उसने कहा था कि एक केस चल रहा है उसे निपटाने के लिए वो जुर्माना भर रहा है, उस चीज़ को खारिज कर दिया है। तो उस बारे में भी बातचीत करके चलेंगे। देखो सर, यहाँ निवेशक जो है ना, मैं आपको बताऊँ, जब कुछ चीज़ अच्छी होती है ना तो वो कहीं ना कहीं से एक निगेटिव नहीं जाती है, उसमें उलझ जाता है। जब तक के हम हवा में उड़ते हैं तब तक के कहानी बन जाती है, वो कहानी हमारे सामने निकल कर आ जाती है। जैसे हम एक कहानी के लिए जी रहे थे, वो थी जेपी पावर के अंदर अडानी ग्रुप जब जेपी सेट को लेगा तो 24% की हिस्सेदारी वाली चीज़ें होंगी, और जब ये चीज़ें नहीं थी तो शेयर दौड़ रहे थे। और जब ये चीज़ें 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर में अडानी पावर की हो गई, तब वही चीज़ें नाजुक स्थितियाँ, उससे हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो निवेशक जिस चीज़ का वेट करते हैं उसके लिए उनको बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है जब वो उस स्थितियों को नहीं समझते कि आगे जाकर पासे जो है ना पलट सकते हैं। तो ये शेयर बाजार है, एक पल कुछ और होगा तो दूसरी पल कुछ और हो जाएगा। तो आप जिस चीज़ का वेट करते हैं उस चीज़ के ऊपर ऑपरेटर खेलते हैं, समझ रहे? बहुत आसान तरीके से हैं। किसी भी चीज़ को इतनी शिद्दत से ना देखना बाजार के अंदर कि कायनात भी कहे कि अब ये चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें शिद्दत अपने जीवन में, अपने बिजनेस में अपनी अलग तरीके से सोचनी चाहिए, वो अलग है, शेयर बाजार से अलग है। शेयर बाजार में चलता है साइकोलॉजी, माइंड। यहाँ किसी चीज़ को मांगने से, करने से वो चीज़ें नहीं होती, उसके लिए अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो चीज़ें बड़ी अलग तरीके की हैं, बस उसे आप समझना है ना। तो जेबी पावर से सीख लो, अलग अलग नीतियों से भी आपको सीखने वाला। अब मैं क्यों कह रहा हूँ जेबी पावर? कुछ लोग पूछते सर अब क्या होगा? भैया मैं तो पहले बता कर गया हूँ, ऑपरेटर आएंगे भगा देंगे, ऑपरेटर आएंगे नीचे गिरा देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अडानी पावर उससे अच्छा होता है। देखो सर, क्या है, आसान शुरुआत नहीं है। अब जैसे आगे आगे हम सोच रहे हैं कि भैया एयरलाइंस वाली कंपनियां अच्छा करेगी, तो वहाँ इकरा ने एक पानी फेर दिया। इकरा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में भारतीय एयरलाइंस का घाटा बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ये अपने आप में एक निगेटिव चीज़ हो गई। और उसने क्यों कहा कि उसने कहा कि वित्त वर्ष और भी गहरे नुकसान का सामना कर रहा है। विमानन क्षेत्र जो है एक बड़े नुकसान का लिए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी इकरा ने कमजोर रुपया, विमानन टरबाइन ईंधन की ऊंची कीमतों, विमान पट्टे के किराए में वृद्धि और पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच यात्री मांग में कमी का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2027 के अपने शुद्ध घाटे के अनुमान को 36,000 से 38,000 तक घोषित कर दिया। इकरा ने कहा फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुई पश्चिम एशिया संघर्ष, जो अब आपको देखने को मिल रहा है युद्ध,
के कारण वित्त वर्ष 2027 में हवाई यातायात की वृद्धि धीमी रहने की आशंका, यानी कि ट्रैवलिंग जो करते हैं टूरिस्ट जो आते हैं उसकी चीज़ें धीमी होने की स्थितियाँ हैं। बहुत बड़ी बात उसने बोल दी है। सारी संघर्ष की नीतियाँ, विमान के अंदर टर्बाइन के रेट बढ़ना, वो उन सारी चीज़ों के हिसाब से उसने बताया। रुपया का घटना ये भी उसने बताया। इकरा ने वित्त वर्ष 2026 के घाटे का अपना अनुमान बढ़ाकर 32,000 से 34,000 करोड़ कर दिया, जो उससे पहले करीब 17,000 से 18,000 करोड़ के अनुमान से लगभग 2 गुना हो गया। तो ये आप चीज़ समझकर चल सकते हैं। तो इकरा ने आगे इंडिगो एयरलाइंस और आपका स्पाइसजेट के अंदर सोचने के विषय पैदा कर दिए हैं, इसे आप समझकर चले। हॉर्मुज स्ट्रेट में यातायात सामान्य होने से कच्चे तेल की कीमतों में 5% की गिरावट आई। जून में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 20% की भारी गिरावट दर्ज की गई। ये पॉजिटिव न्यूज़ आज सुबह की। दूसरी न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊं तो हॉर्मुज जलमार्ग में पोत पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। क्या हुआ? एक तरफ अच्छी, दूसरी तरफ निगेटिव। अमेरिका युद्ध के लाइव अपडेट। अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद जेडी वेंस ने कहा हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। जहां वार्ता स्विट्जरलैंड में करके बैठे थे, अच्छा जब स्विट्जरलैंड में वार्ता हो रही थी उससे पहले मैंने आपको बताया था ना, ये वार्ता हो गई है, सब अपने अपने एयरपोर्ट की तरफ लौट रहे हैं घर जाने के लिए, और जब तक के वहाँ पहुँचेंगे कुछ ना कुछ और नीतियाँ बन जाएंगी, और वो आज आपको देखने को मिल गई। इसलिए जब तक के युद्ध रुके ना कुछ भी आपको सोचना नहीं है। ये भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ज़रूरी कि जो हो रहा है वो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो नहीं हो रहा है, सब हो रहा है। धीरे धीरे युद्ध रुक रहा है, पर ये न्यूज़ आपको अलग ढंग दिखा रही है। ये आप समझकर चल सकते हैं। समझौते जो किए गए थे उसका उल्लंघन करने की बात की गई है। 120 दिन बीत गए ईरान युद्ध को। तेहरान ने अमेरिका हमलों की निंदा की, समझौते ज्ञापन का उल्लंघन बताया। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान की मिसाइल और ड्रोन भंडार स्थलों को निशाना बनाया, जबकि IRGC ने कहा कि उसने क्षेत्र में अमेरिकी सेनाई स्थलों पर हमला किया। दोनों आपस में हमले कर रहे हैं। वे क्यों कर रहे हैं? जब तुम्हारी सारी चीज़ें बात हो गई थी, हर चीज़ हो रही थी, शांतिपूर्वक हो रही है, बहुत अच्छे बदलाव में हो गए हैं, परमाणु का वो निरीक्षण करेंगे जाके ईरान में, तो ये क्या चीज़ है? ये मैं वही कह रहा हूँ। अब ये स्टेटमेंट आ गए, अब तीनों देश हो जाएंगे, इजराइल, अमेरिका और ईरान। न्यूज़ आती रहेगी 2-2 मिनट बाद, 2-2 मिनट बाद। मैंने पहले कहा था युद्ध से स्थितियाँ आपको नहीं देखनी है। ये वही है कि शुक्र शनि को इस अलग न्यूज़ आ जाती है, तो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, पर आपको रहना है पॉजिटिव बाजार को देखते हुए। सेबी ने रिलायंस इंफ्रा और अनिल अंबानी की 6,526 करोड़ रुपए के मामले में समझौते करने की याचिका खारिज कर दी है। बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। जहां रिलायंस अंबानी के मालिक अनिल अंबानी कह रहे थे कि वो बैंकों के साथ जो भी उनका चीज़ें हैं उसको निपटाने के लिए चीज़ें कर सकते हैं, है ना, वो पहली बात। दूसरी बात है जिससे उनको अच्छा लगे कि वो बिल्कुल दोष मुक्त हैं, वो एक निपटार कर लेंगे ताकि वो अपनी कंपनी में विशेष ध्यान दें। पर पासे अलग हो गए हैं, और ये पासे अलग है क्योंकि सेबी ने कुछ जांच की थी, उसमें लगा कि इनकी जो कंपनी है उससे किसी और कंपनी में पैसा भेजा गया है, तो उस पर कुछ जुर्माने लगाए थे। अब उस जुर्माने को कंपनी ने, रिलायंस इंफ्रा, अनिल अंबानी ने कहा सेबी को कि हम अपना दोष नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ही नहीं कि हम दोषी हैं, पर वो कह रहे थे कि भैया अब हम निपटान कर रहे हैं इतने पैसों का, इतने करोड़ों का हम निपटार कर रहे हैं, तो इससे अच्छी स्थितियाँ पैदा हो जाती है। पर सेबी ने इसे खारिज कर दिया, तो यानी कि यहाँ पर स्थितियाँ चेंज हो गई है। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, सेबी ने अनिल अंबानी रिलायंस इंफ्रा के 6,526 करोड़ रुपए के मामले को निपटान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सेबी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके प्रमोटर अनिल अंबानी द्वारा 6,526 करोड़ के फंड डाइवर्जन मामले में दायर निपटान आवेदनों को खारिज कर दिया है, जिससे बाजार नियामकों के समक्ष पूर्ण न्यायिक कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यानी कि अलग से जो चीज़ें हैं वो अब अलग से चलती जाएंगी, क्योंकि इस मामले में जो निपटान होने वाला है इसके बाद कुछ ना होता। अब जब खारिज कर दिया तो जो मामले चल रहे थे वो फिर से चलेंगे, यानी कि फिर से नेगेटिव ग्रुप हो गया है। मामला क्या है? सबसे पहले चीज़ों को आप ये समझना है। सेबी ने अनिल अंबानी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक मामले में जांच की थी। आरोपों का संबंध लगभग 6,526 करोड़ के लेन देन वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा बताया था।
निपटान का प्रस्ताव कंपनी ने ही किया था कि जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है उसके लिए सेबी को सेटलमेंट एप्लीकेशन देना पड़ता है, वो दे रखी थी, उसके ऊपर ही सेबी ने इसे मना कर दिया है। अच्छा, खारिज का मतलब क्या ये समझे, अभी इस मामले को समझौते के जरिए बंद नहीं किया जाएगा। सेबी का कहना है कि इस मामले को अब समझौते के जरिए बंद नहीं किया जाएगा, तो ये एक निगेटिव है भैया, यानी मामला आगे नियमानुसार चलेगा, जांच सुनवाई और या अन्य कानूनी कार्रवाई जारी रह सकती है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि भैया अगर सेबी से ने ये खारिज कर दिया तो इसका मतलब वो उनको दोनों ने दोष किया है, ये भी नहीं है। और अगर वो पैसा निपटा रहे हैं, इसे याचिका मान लेते तब भी वो दोष मुक्त ना होते, तो उनका एक मामला था कि भैया निपटार कर रहे हैं, ये चीज़ें आप समझें। तो सेबी का आरोप देखो, शुरू से मैं आपको समझाऊंगा। रिलायंस इंफ्रा ने SLE प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को बड़ी रकम दी। कंपनी का कहना है कि SLE एक स्वतंत्र कंपनी है। कंपनी ने कहा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि SLE प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक स्वतंत्र कंपनी है जो अपने द्वारा सारे काम कर लेती है। लेकिन सेबी की जांच में, पर ये कंपनी दूसरी बता रही थी, लेकिन सेबी ने जांच में आरोप लगाया कि SLE वास्तव में रिलायंस ADA ग्रुप से अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित थी, यानी कि वही अलग तरीके से उसे नियंत्रित कर रहे थे। सेबी का कहना है कि इस व्यवस्था के जरिए शेयरधारकों हितों के खिलाफ कंपनी के धन का दुरुपयोग हुआ है। तो ये क्या है, ये एक बड़ी नीतियां है जहां सेबी ने कहा कि भैया हम निपटार को खारिज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अभी सेबी ने यह आरोप लगाया कि वर्षों में SLE तक कुल फंड फ्लो जो था 17,670 करोड़ तक पहुंचा और वहां से बड़ी रकम समूह से जुड़ी अन्य कंपनियों में निवेश की गई। हालांकि 6526 करोड़ वह राशि है जो इस विशेष एक्सपोजर को प्रमुख हिस्सा है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। अनिल अंबानी का पक्ष क्या है? अनिल अंबानी ग्रुप ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। मामला अभी कानून प्रक्रिया में है, वो कह रहे हैं। वे अदालत पर सेबी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। सेटलमेंट समझौता क्या होता है? कुछ शर्त माने, जुर्माना भरे और बिना दोषी स्वीकार मामला समाप्त कर जाए, ये सारी वो चीज़ें हैं। तो समझ लीजिए वो एक निपटार कर रहे थे पर सेबी उसे खारिज कर दिया। अब अलग से वो सारी कार्रवाई दोबारा से चलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो मुजरिम है, क्योंकि अभी ये मामले चल रहे हैं। पर कुछ दिनों के लिए ये अनिल ग्रुप की कंपनियों के लिए और उनके लिए एक बैड न्यूज़ है, समझ के चलें। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।